डियर फ्रेंड्स and I welcome you all to Aspirant IQ। पिछले लेक्चर्स में हमने G7 और G20 जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन किया था। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, सार्क। मुद्दा ये था कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के द्वारा सार्क के रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात कही गई, तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले कौन सी कंट्रीज सार्क के अंतर्गत आती है, तो ये है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अब सार्क की फुल फॉर्म क्या है, तो ये है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, ये सारे कंट्रीज मेंबर्स हैं सार्क की। अगर आप एक मैप से देखना चाहें तो इस मैप में आपको क्लियर दिख रहा होगा, ईजी है याद करना। नेक्स्ट जो सार्क की पुरानी समिट हुई थी वो हुई थी 18 समिट नेपाल में, जो काठमांडू में हुई थी। इस समिट की खास बात ये थी कि यहाँ पर जो मेन मुद्दा था वो था डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। और 2016 की जो अगली समिट होने वाली थी, जिसे 19 समिट कर रहे थे हम लोग इस्लामाबाद में, ये बॉयकॉट हो गई थी क्योंकि 2016 में आपको पता है कि यूरी की टेरर अटैक हो गई थी। तो यू कैन सी द डुअल फेस ऑफ द पाकिस्तान। 2016 में यूरी टेरर अटैक हो जाता है और 2014 में ये कंट्री भी सार्क का मेंबर था। और 2014 में जो डिस्कशन हुई थी वो हुई थी डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। पाकिस्तान को प्रॉस्पेरिटी से कोई मतलब नहीं है, ये देश बर्बाद होने के लिए बना है और दूसरे को भी बर्बाद करना ही चाहता है। खैर, अब सार्क है क्या, फुल फॉर्म मैंने पहले ही बता दिया। कब से स्टार्ट हुआ है, 1985 ढाका में सार्क का चार्टर साइन किया गया था 8 दिसंबर 1985। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। हिस्ट्री क्या थी, 1980 में जो भी साउथ एशियन कंट्रीज़ के सेक्रेटरीट्स हैं वो लोग आपस में मिलते हैं और आपस में एक ग्रेटर कोलैबोरेशन की बात करते हैं, जिसके बाद बात आती है सार्क की कि हमें एक सार्क जैसे ग्रुप को फॉर्म करना चाहिए। बाद में 1981 में कोलंबो में ये सारे कंट्रीज़ के सेक्रेटरीज फिर से मीट करते हैं और सार्क की फॉर्मेशन आगे बढ़ जाती है। और फाइनली ढाका में 1985 8 दिसंबर को सार्क का फॉर्मेशन हो जाता है। सबसे न्यू मेंबर कौन है, तो अफगानिस्तान। 13th एनुअल समिट जो 2005 में हुआ, इसमें अफगानिस्तान सबसे न्यू मेंबर के रूप में उभर के सामने आया। सार्क के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, तो ये हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। प्रिंसिपल्स, जिस तरह बाकी सारे इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशंस के प्रिंसिपल सेम होती है, सार्क के भी सेम है। डैट इज़ सोवरेन इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स, जो कि इंडिया की खासियत है कि हम किसी भी कंट्रीज़ के इंटरनल अफेयर्स में कभी भी दखल अंदाजी नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारे पड़ोसी है, फॉर एग्जांपल चाइना, आपको दिख रहा होगा कि ऐसे चाइना, नेपाल हो, पाकिस्तान, चाइना एक ही बोल दीजिए, साथ में आपको मलेशिया, मालदीव्स, यहाँ तक कि श्रीलंका, सारे कंट्रीज़ में आपको चाइना की इंटरफेरेंस पॉलिटिकल वे में क्लियरली दिखी रही होगी। अब बात आते हैं ऑब्जर्वर्स की। सार्क के 9 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशियस, म्यांमार एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये ऑब्जर्वर्स होते क्या हैं? ऑब्जर्वर्स एक ऐसे ग्रुप होती है जिसे एक स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाता है। ये सारे नन मेंबर्स होते हैं। ये सारे नन मेंबर्स क्या करते हैं, ये सारे नन मेंबर्स किसी भी इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर वहाँ पर बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये सारे मेंबर्स जो हैं कभी भी वोट नहीं कर सकते हैं। मीन्स इनके पास वोट करने की काबिलियत नहीं होती, ये दे कांट वोट बट दे कैन सिट इन ऑल द मैटर्स। वो वहाँ पर डिस्कशंस कर सकते हैं, लेकिन ये अपनी प्रायोरिटीज़ को वहाँ पर नहीं रख सकते हैं। ये प्रायोरिटीज़ जिस ग्रुप की है वो सारे ग्रुप ही अपने प्रायोरिटीज़ को सेट करेंगे, ना कि ऑब्जर्वर कंट्रीज़। सार्क की ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सार्क की ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द वेलफेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी कंट्रीज़ में इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो वेलफेयर प्रमोट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिकली पुअर हैं हम लोग, मानना पड़ेगा इन बातों को। टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, साथ में ग्रो करना है। टू कंट्रीब्यूट टू मैच म्यूचुअल ट्रस्ट, किसी भी कंट्री के कोलैबोरेशंस में म्यूचुअल ट्रस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। टू प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड्स। आपको पता है कि जितनी भी कंट्री सार्क में सारे कल्चरली सेम ही थे, हमारी आइडेंटिटी मोर और लेस सेम है, हमारी एथनिसिटी भी सेम है। कुछ डिफरेंसेस हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन मोर और लेस हम लोग एक ही तरह के हैं। डेन ऑफ वेल्थ हम सब देशों ने एक साथ झेला है। सो वी कैन सी द टू प्रमोट द एक्टिव कोलैबोरेशन, नॉट टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज़। जितने भी अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी हमें कोलैबोरेशन अच्छा रखना है।
टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन अमंग देमसेल्व्स इन इंटरनेशनल फॉरम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब हम इंटरनेशनल फॉरम की बात करते हैं। अभी हाल में आपने देखा होगा कि यूएन में इजराइल के खिलाफ एक बिल पेश किया गया था। इंडिया ने उसमें इजराइल के पक्ष में तो वोट नहीं किया, बट इंडिया ने उस बिल में अपने आप को एब्सटेन कर दिया। मतलब ये दर्शाता है कि आप अगर किसी देश को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो आप उनके अगेंस्ट भी नहीं जाइएगा, ये एब्सटेन फ्रॉम इट। दिस शोज़ कि किस तरीके से हम अपने नेबरहुड को या फिर हम अपने फ्रेंड्स को, जो कि कंट्रीज़ हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ अपने मीटिंग्स को डेवलप करते हैं। और ये डेवलपमेंट हर फ्रेंड्स के बीच में होता है। जैसे कि जब हाफिज़ सईद की बात आती है तो यूएन में चाइना वेटो कर देता है। चाइना तो खैर आतंकवादी को ही बचा रहा है। तो दिस शोज़ कि किस तरीके से चाइना एक थ्रेट है सारे वर्ल्ड के लिए। प्रिंसिपल ऑर्गन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले सेक्रेटरीट, जो कि मैंने पहले ही बताया कि वह काठमांडू में लोकेटेड है। इसे फॉर्म किया गया था 16 जनवरी 1987 में। इस सेक्रेटरीट में एक सेक्रेटरी जनरल होते हैं जो कि 3 साल के लिए बनते हैं। ये रोटेशन बेसिस से बनते हैं, तो 3 साल की कार्यकाल होती है उनकी। ये न्यू होगा शायद सभी के लिए, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। जी हाँ, सार्क के अंतर्गत एक साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की फॉर्मेशन भी की गई है। यहाँ पर आपको डिग्रीज़ वगैरह भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये इंटरनेशनली रन किया जाता है सारे कंट्रीज़ के द्वारा जो कि सार्क के मेंबर्स हैं। साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसकी ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में। सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल, ये भी एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसकी ऑफिस पाकिस्तान में लोकेटेड है। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम्स जैसे कि ट्रेड को लेकर के, कॉमर्शियल, बैंकिंग, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इन सारे प्रॉब्लम्स का निवारण किया जाता है। और ये पाकिस्तान में बना हुआ है, अलग बात। खैर, सार्क की इंपॉर्टेंस क्या है? सार्क जो है वर्ल्ड का 3% एरिया को कवर करता है। मीन्स जो कंट्री सार्क की है वो वर्ल्ड की 3% एरियाज़ को कवर करती है। लेकिन जब पॉपुलेशन की बात आती है तो ये 21% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। और ये बहुत दुखद है क्योंकि इन सारे कंट्रीज़ में हमारे पास लैंड कम है पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। और साथ में जो हमारा ग्लोबल इकोनॉमी में जो सपोर्ट है वो ओनली 3.8% है। मीन्स ये दिखाता है कि किस तरीके से हम आगे पिछड़े हुए हैं। जो हमारा ड्रेन हुआ है फ्रेंच, पोर्टुगीज़, डच और ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो आज भी हमारे देश की इकोनॉमी में झलकता है। आज भी हम उससे उभर नहीं पाए हैं क्योंकि आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये पॉपुलेशन 21% है, लेकिन यहाँ पर जो ग्लोबल इकोनॉमी में जो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो ओनली 3.8% है। क्रिएटिंग सिनर्जीज, आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ये सारी कंट्रीज़ एक साथ एक कल्चरल आइडेंटिटी को शो करती है, तो साथ में हम लोग ग्रो कर सकते हैं। कॉमन सॉल्यूशंस, यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो हमारी जितने भी कंट्रीज़ है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की, ये सारी कंट्रीज़ की प्रॉब्लम सेम है। प्रॉब्लम क्या है? नेचुरल डिजास्टर्स, लगातार आप देखें कि बहुत सारी साइक्लोन्स आई। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बन चुका है। साथ में इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, हमारे पास एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, बहुत ही अच्छे खेत हैं, लेकिन साथ में हम एग्रीकल्चरली आज भी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। हमारी इंडस्ट्रीज आज भी पीछे बैकवर्ड है। जीडीपी की जब बात करते हैं तो जीडीपी इन सारी कंट्रीज़ की काफ़ी कम है। पर कैपिटा इनकम हमारी बहुत लेस है, जो कि हमें बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ से पीछे पहुंचाती है। जी हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ में इंडिया डेवलप किया है क्योंकि हम चाइना के सपोर्ट में कभी खड़े नहीं थे, हम खुद ब खुद डेवलप कर रहे थे। आज इसरो काफ़ी आगे पहुँच चुका है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम काफ़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं। कोरोना वायरस के वैक्सीन में हमने काफ़ी अचीवमेंट्स की, बट फिर भी जब हम टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो सार्क की सारी कंट्रीज़ काफ़ी पीछे है। इंडिया इन रिलेशन टू अदर्स बहुत आगे है, बट फिर भी अगर हम कोलैबोरेशन में बात करें तो हम पीछे हैं। सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, अब सार्क इंपॉर्टेंट क्या है इंडिया के लिए? जब से पीएम मोदी देश के पीएम बने थे उस समय से उनकी एक पॉलिसी थी नेबरहुड फर्स्ट। तो नेबरहुड फर्स्ट में जितनी भी हमारे नेबर कंट्रीज सार्क के आती है, तो इस पॉलिसीज़ को अगर हमें आगे इंक्रीज़ करना है तो सार्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारे लिए बन जाता है। जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, आपको पता है कि चाइना एक ऐसा कंट्री है जो कि सारे कंट्री के ऊपर डेट ट्रैप लगा रहा है। जितनी भी कंट्री है अगर वो खुद प्रोग्रेस ना कर पाए तो चाइना वहाँ पर इतना ज़्यादा लोन दे देता है जिसके कारण बाद में उसे चुका नहीं पाता है, वो डेट ट्रैप के अंतर्गत फंस जाता है। इन सारे प्रॉब्लम्स को भी संभालने के लिए, क्योंकि ये सारे कंट्रीज़ जियो स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें सार्क की ज़रूरत है। थर्ड इज़ रीजनल स्टैबिलिटी। रीजनल स्टैबिलिटी जब बात करता हूँ तो पाकिस्तान को छोड़ा करके बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, इन सारी कंट्रीज़ से हमें
इस तरह की इंटरनल या एक्सटर्नल एग्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है, बट जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा खतरा पाकिस्तान और चाइना से है। इसलिए भी ये रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी सार्क इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबल लीडरशिप रोल, ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेस इंडिया को शो करेगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा जहाँ पर इंडिया अपने आप को ग्लोबल लीडर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकता है। हम पहले भी थे और अगर हमें आगे बनना है तो ये सारी चीज़ें हमारी मदद करेगी, क्योंकि सार्क की जो भी कंट्रीज़ हैं वो सारी कंट्रीज़ एक साथ अगर इंडिया को सपोर्ट करती है तो इंडिया ग्लोबल प्लेटफॉर्म में अपने आप को काफ़ी अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर सकता है। गेम चेंजर फॉर इंडियाज़ एक्टिस्ट पॉलिसी, इथनिसिटी, सेम कल्चरल प्रिविलेजेस, ये सारी चीज़ हमारी पहले भी थी और हमारी जो एक्टिव पॉलिसी है इस पॉलिसी में भी सार्क हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस है लो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग्स, जैसा कि हमने पहले ही बताया 2014 के बाद हमने मीटिंग नहीं की है, क्योंकि 2016 में हमने बॉयकॉट किया था और उसके बाद ये मीटिंग्स हो नहीं पाई है कभी भी। ब्रॉडर एरिया ऑफ कॉपरेशन, लिमिटेशन इन साप्ताह। अब ये साप्ताह क्या है? साप्ताह के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात की गई थी वो 1993 में की गई थी। बाद में साप्ताह को 2006 में ढंग से अगर साइन किया गया था। अब ये साप्ताह ये है कि जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ है उन नेबरिंग कंट्रीज़ में जो ड्यूटीज़ लगती है, मीन्स अगर हम यहाँ से कोई सामान पाकिस्तान पहुँचाते हैं तो पाकिस्तान जाने के वक्त, पाकिस्तान पहुँचने के बाद उन सारी प्रोडक्ट्स पर ड्यूटीज़ लग जाती है। तो साप्ताह के अंतर्गत हम कोशिश कर रहे थे कि इन ड्यूटीज़ को हम रिड्यूस करेंगे। 2007 तक वो ड्यूटीज़ 20% तक और फाइनली 2016 तक वो ड्यूटीज़ 0% तक पहुंचानी थी। मतलब ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि जब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं तो ये सिर्फ गुड्स तक ही कन्फाइंड थी, लेकिन सार्क के थ्रू हम कोशिश कर सकते हैं कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी तक भी पहुँच जाए। पहुँच भी रही है। अभी इसरो बाकी सारे देशों के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, हम बाकी देशों के छोटे छोटे सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करते हैं, तो ये कोलैबोरेशन पहुँच रहा है, लेकिन इसे फ्री ट्रेड तक पहुँचाना है। भले हो सकता है कि हमारे देश के लिए थोड़ा नुकसानदेह हो, बट फॉर द म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल अपग्रेडिंग ये इंपॉर्टेंट है। इंडो पाक रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडो पाक रिलेशन कभी लगता है कि सुधर रहे हैं, कभी लगता है बिगड़ रहे हैं। और आपको ये मान के चलना होगा कि पाकिस्तान का डेवलपमेंट हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पाकिस्तान डेवलप करता है तो वहाँ के लोग शिक्षा मांगेंगे, वहाँ के लोग अच्छी सड़कें मांगेंगे, वहाँ के लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स में डेवलपमेंट मांगेंगे, वहाँ के लोग नौकरी मांगेंगे, जो कि यहाँ भी मांग रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को ये सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आज उन्हें नहीं है। आज उन्हें गलत हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, जिस हिस्ट्री में सिर्फ उन्हें अगेंस्ट द इंडिया कैसा गलत है, इंडिया कैसे ख़राब है, इन चीज़ों को पढ़ाया जाता है। तो ये सारे हिस्ट्री, ये सारे चीज़ों को डिमांड करना स्टार्ट करेंगे और ये चीज़ जब पाकिस्तान के लोग डिमांड करेंगे ना, तो वहाँ पर भी डेवलपमेंट होना शुरू होगा। और अगर पाकिस्तान में डेवलप होगा तो वो लोग इंडिया पर हमला करेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है नहीं कि वो सारी चीज़ें एक साथ कर सकें। तो इसलिए पाकिस्तान का डेवलपमेंट इंडिया के लिए भी डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश का डेवलपमेंट इंडिया के लिए डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर कोई भी नेबर अगर साथ में ग्रो करता है तो आप डेवलप कीजिएगा। ये रूल फ्रेंडशिप के साथ भी होता है, जैसा फ्रेंड रहेगा आप वैसे ही बनेंगे। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। तो इसलिए भी इंडो पाक रिलेशन के लिए भी सार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वे फॉरवर्ड, आगे क्या हो सकता है? पहले ही मैंने बताया कि कल्चरली हम लोग सेम हैं, तो अगर सार्क में डेवलपमेंट होता है, सार्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिखता है जो कि अपने कल्चर को, अपने कल्चरल हेरिटेज को, अपने पुराने सारे वर्क्स को अगर डेवलप करने की कोशिश करता है, तो वर्ल्ड फोरम में हम अपने आप को एक बेहतर ढंग से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। पोटेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है टू प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो मिडिल ईस्ट से पाकिस्तान और चाइना वाला एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबल है। साउथ अफ्रीका के बाद जो अफ्रीकन रीजन्स है वहाँ पर इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, नाइजीरिया वाला रीजन में, लेकिन इधर भी इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर सार्क अगर ढंग से डेवलप करता है तो चाइना के ऊपर जो बाकी देशों की जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है वो घट जाएगी और सार्क के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ेगी, तो ये क्लियरली पीस में मदद भी करने वाली है। और सार्क एक ऐसा फोरम है जिसमें कि छोटे देश अगर डेवलप करते हैं तो बड़े कंट्रीज़ के साथ भी कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, 1 to 1 उनकी कोलैबोरेशंस भी होगी, तो सार्क धीरे धीरे डेवलपमेंट का भी एक रास्ता दर्शाएगा। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द सार्क फ्रेंड्स। होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ कि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड यस हमारे ऐप को भी डाउनलोड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टीम।